लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैराग्राफ 1 पढ़ा था, एनिमल्स इन प्रिजन। ठीक है, ऊपर लिख दिए हैं। हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम है रेनबो पार्ट 1 भाग 1, जो 11th क्लास में चलता है। सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसका लेखक कौन है? ऑथर जवाहरलाल नेहरू। यह जो पीस है या जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ऑटोबायोग्राफी से है, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा से लिया गया है, जिनके द्वारा लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 4 पर हम लोग आएंगे। देखिए पेज नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 2। ठीक, आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मेरे पास एक दूसरा सेल्स था। सेल्स मतलब बहुत सारा जेल है। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। अगर मैं दूसरे जेलों में जाता तो बहुत सारे वहाँ बढ़िया बढ़िया रूम थे। और समझ में, जैसे यहाँ जिस जेल में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सड़ा गड़ा क्या था, लकड़ी का रखा हुआ था लट्ठा, प्लस में कीड़े मकोड़े रहते थे उस जेल की दीवारों के अंदर। लेकिन कह रहा है कि इसके अलावा हमको आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स, अन्य जिलों में हमको मिल रहा था कोठरी रहने के लिए, या हमको वहाँ भेजा जा रहा था जेल में। ठीक है, आगे, बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रीशियस टू मी। लेकिन देहरादून में हमको एक विशेष मौका मिला, एक विशेष अच्छा चीज मिला जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो पहला वर्ड है प्रिविलेज। पहले भी 10th क्लास में हम जिक्र किए हैं। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार या स्पेशल किसी को मौका देना। जैसे मान लो सरकार जो है ओबीसी, एससी, एसटी या किसी को स्पेशल क्या देता है? छूट देता है। या मान लीजिए कोई मॉल है तो स्पेशल अपने ग्राहकों को, जो बड़े बड़े रोज मॉल में आते हैं सप्ताह में, महीना में शॉपिंग करने, तो उनको डिस्काउंट देता है या उनको कुछ ऑफर देता है। तो उसके लिए क्या होगा? प्रिविलेज हो गया, विशेषाधिकार या विशेष मौका देना। क्लियर है? आगे, तो प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार लिख सकते हैं, विशेषाधिकार। तो वही कह रहा है कि अन्य जेलों में मुझे बेहतर कोठरियां मिली थी, परंतु देहरादून जेल में मुझे एक विशेष सुविधा मिली थी या विशेष हमको अच्छा वहां लगा, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो दूसरा मीनिंग है प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब मूल्यवान। प्रीशियस मतलब क्या? मूल्यवान या अति महत्वपूर्ण। यहाँ पर हो जाएगा मूल्यवान, ऐसे होता है ओरिजिनल, लेकिन यह सेंस के अनुसार यहाँ पर हिंदी क्या होगा? अति महत्वपूर्ण। क्या होगा? अति महत्वपूर्ण, पूर्ण। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। तो कह रहा है कि मुझे अन्य जेल थे मिल रहे थे, परंतु मैं देहरादून का जो सेल था उसमें मुझे एक अच्छा चीज मिला, एक अच्छा सुविधा मिला, जो हमारे लिए क्या था? बहुत अति महत्वपूर्ण था, ये मूल्यवान था। द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन। जिस जेल में मैं रह रहा था वो उचित रूप से बहुत छोटा कोठरी था। छोटा सा रूम कैसे होता है? छोटा सा, जितना मान लेते हैं एग्जांपल के लिए किचन होता है, किचन का कितना एरिया होता है? एकदम पतला सा रहता है घर का, बाकी रूम बड़े बड़े। उसी तरह छोटा सा सेल बना रहता है कैदियों के लिए। वो कह रहे हैं कि द जेल प्रॉपर वाज अ वेरी स्मॉल वन एंड वी वेर केप्ट इन एंड ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल्स वॉल्स बट विद इन द जेल कंपाउंड। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि जेल विशेष बहुत छोटी थी, यानी कि प्रॉपर मतलब ऊंची थी, या विशेष बहुत छोटी थी, और हमें जेल के दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखा गया था। हमें जेल के दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में, पुराना बिल्डिंग होगा, उसमें उनको रखा गया था। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वही कह रहे हैं कि द जेल प्रॉपर वाज वेरी स्मॉल एंड वी वेर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स। समझ लीजिए, कह रहा है, सबसे पहले हम बनाते हैं, क्या कह रहा है कि मेरे पास जिस हम सेल में रहते थे, इस सेल से भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सेल्स। ठीक है, यानी कि देहरादून जेल का सेल जो है, यहाँ बोर्ड पे देखेंगे तो देहरादून का जो कोठरी हमें मिला था, इससे भी बढ़िया अन्य जगहों पर हमको जेल में वो कोठरी मिल रहा था जहाँ सुविधा कुछ था। लेकिन हमको खास करके यहाँ एक विशेष सुविधा मिला या प्रिविलेज मिला, जो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण था। आगे, यह जो देहरादून का मुझे जो कमरा मिला था, सेल, छोटा सा कोठरी जो मिला था,
यह एक्चुअली बहुत छोटा था, स्मॉल वन। क्या था? छोटा था, विशेष रूप से बहुत छोटा था। और हम लोगों के मतलब क्या है? वी वेयर मतलब किसके साथ? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दोस्त कौन थे? छिपकली, चिड़िया, ये सबको कह रहा है जितने उनके थे, चूंकि वो प्रकृति प्रेमी है और जानवर से प्रेम करते थे। तो हम सबों को इस देहरादून जेल का जो वाल है, वाल जो लास्ट वाल है, इस जेल के दीवार के बाहर एक लॉकअप बनाया गया था, जो पुराना जमाना का ढाहा मकान उकान होगा। लिखा है कि वो एन ओल्ड लॉकअप, ठीक है, जहां पर कैदी क्या किया जाता है? बंद करके रखा जाता है। करके पुराने कोठरी में हमको रखा गया, जो जेल के बाहर था। जेल के बाहर बाउंड्री टाइप का, आंगन टाइप का होगा, उसमें कोना में इनको रखा गया था। बट विद इन द जेल कंपाउंड, लेकिन जेल के कैंपस के अंदर ही। अरे समझ में? ये जो मेरा है, इसके दीवार के बाहर जो एरिया है, आंगन टाइप का, जो कुछ भी घूमने का होगा कैदी का, उसके कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो केमिस्ट्री में ऐसे परिसर, क्या बोलेंगे? परिसर। जैसे प्रखंड परिसर कुर्था, तो ब्लॉक कंपाउंड कुर्था होता है ना एग्जाम्पल, परिसर। तो एन ओल्ड लॉकअप, हमको इस कैंपस में, इसको सिंपल में बोल सकते हैं जेल का कैंपस। क्या बोलेंगे इसको? कैंपस। इसके कैंपस के अंदर एक पुराना ढाहा मकान था, उसको लॉकअप बनाया गया था, उसमें इनको रखा गया था। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट। कह कि यह जो लॉकअप था, जो छोटा सा हमको जेल इसमें रखा गया था, ये इतना संकीर्ण मतलब वो हमारा रूम था कि इसमें हम अच्छा से टहल भी नहीं सकते थे। कैन नॉट वॉक, ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में ना? आगे, एंड सो वी वेर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards। कह रहा है कि हम लोग को सुबह में, चूंकि मेरा जो जेल था उसमें हम वॉक भी नहीं कर सकते, इतना संकीर्ण छोटा छोटा जेल बनाया गया था कैदियों के लिए, तो हम लोग को अलाउ किया जाता था। जेलर जो होते हैं, जेल का हेड जेलर होता है ना जी, जो रक्षा करता है, जो इंचार्ज होते हैं जेलर, तो जेलर जो थे वो हम लोग को परमिशन देते थे, अलाउ करते थे। कब कब? मॉर्निंग में, सुबह में, इवनिंग में, शाम में। क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए। हम लोग का गेट का लॉक क्या किया जाता था? खोला जाता था। हम लोग टहलने के लिए बाहर जाते थे। वही लिखा है कि वी वेयर अलाउड, हमें अनुमति दी जाती थी सुबह शाम टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड टहलने के लिए, एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, और इस गेट के सामने ही कुछ एरिया था, यानी जेल से हम बाहर निकलेंगे तो इसके सामने ही हमको टहलना था, यानी कि सीमित क्षेत्र में ही, कैदी लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना? आप लोग देखेंगे बड़े बड़े बाउंड्री मारा रहता है, तार से घेरा हुआ रहता है, और मैं ऐसा सुना कि उसमें करंट भी रात में दिया जाता है कि कोई कैदी भाग ना जाए, या उसके दीवार के ऊपर शीशा देखिए, शीशे बाउंड्री पर गड़ा रहता है कि कोई जंप करेगा तो क्या होगा, उसके पैर में कटेगा, भले भाग जाए लेकिन पहचान पड़ जाएगा कि यहाँ से भागा है तो कुछ छिलाया वाला है, तुरंत पकड़ा जाएगा। ऐसा कुछ अपना ट्रिक लगा रहता है, सुना हूं मैं, लेकिन क्या हकीकत है वो जेल के प्रबंधक लोग जानते होंगे। क्लियर है? तो कह रहा है कि गेट के बाहर ही हम लोग को सुबह शाम टहलने के लिए मिलता था, जो लगभग 100 यार्ड दूरी थी, यानी कि जिस रूम में मैं रहता था सेल में, इससे 100 यार्ड की दूरी पर हम लोग को घूमने के लिए जो कैंपस के अंदर ये एरिया बनाया गया था, इसकी दूरी कितना है? 100 यार्ड। कितना? 100 यार्ड। इतना ही बस हमको परमिशन मिला था कि सुबह शाम टहलना, फिर शाम को अपने अंदर इस लॉकअप में टाइमली लॉक हो जाना है। आगे बढ़े। दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी। यह मेरे लिए एक विशेष सुविधा नहीं थी कि हमको ताला खोल दिया जाता था, हम घूमते थे या आते थे, या हमको टाइम से खाना मिलता था, या किताबें पढ़ने के लिए हमको बाहर से पुस्तकें आती थी, न्यूज़पेपर आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनका ड्रेसअप आता था, जो कुछ भी होता था उनको सुविधा दी जाती थी। लेकिन कह रहा है कि यह मेरे लिए विशेष मौका नहीं था या विशेष सुविधा नहीं था। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आगे में मिलेगा, पढ़ेंगे तो। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। कह रहा है कि सबके लिए तो नियम है कि हर एक कैदी को सुबह शाम टहला जाए ताकि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, रहता है ना जी। उनके लिए डॉक्टर का टीम रहता है, एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रहती है कि अगर यदि कुछ हुआ तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर उसको रोगी को ठीक किया जाता है। जैसे मूवियों में बड़े बड़े आतंकवादी लोग होते हैं तो कितना सुविधा रहता है, उसके आगे पीछे गाड़ी दौड़ता है ना जी, जब बड़ा बड़ा क्रिमिनल के लिए। क्यों?
उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं बचेगा तो फिर जो ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि इसने क्या क्राइम किया था। इसलिए उसको जिंदा रखना, देखोगे मूवियों में उसको बहुत उसके लिए मार कर देता है, सब होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। तो वही कह रहा है कि यह सबके लिए था, और उस जेल में कैदियों का कैटेगरी होता है, कैटेगरी नंबर ए एंड बी। जो बड़ा क्राइम किया है तो बड़ा वाला एरिया में रखता होगा, जो छोटे छोटे क्राइम पकड़े हुए तो उनको मान लेते हैं, ऐसे बांटा गया है। तो अपराधी नंबर ए और बी कह रहा है कि सबके लिए क्लास ए एंड बी वर्ग के कैदी हो। प्रिजनर्स मतलब क्या होता है? कैदी। प्रिजन मतलब जेल, और उसमें रहने वालों को क्या बोलेंगे? प्रिजनर्स। क्या बोलेंगे? प्रिजनर्स। और जो जेल का हेड होते हैं यानी कि इंचार्ज होते हैं उनको बोलते हैं जेलर। क्या बोलते हैं? जेलर। ठीक है, यहां तक आगे समझ में? तो कह रहा है कि सुबह में टहलना और फिर शाम को अपने रूम में आ जाना, यह मेरे लिए विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन ये सबके लिए थी। जैसे कह रहा है कि क्लास ए कैदियों के लिए, क्लास में दो भागों में बांटा गया था, ए और बी। ये प्रिजनर्स लोग हैं, क्या है? कैदियों का वर्ग में बांटा गया है। जैसा हमारे समाज में मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग होता है, उसी तरह इसमें कुछ कैटेगरी पर या कुछ विशेष फीचर्स पर इन लोगों को बांटा गया होगा। कह रहा है कि ये सब कॉमन था, सबके लिए एक कॉमन चीज था, जो सभी को, जितने कैदी देहरादून में रखे गए थे, जितने प्रिजनर्स देहरादून सेल में रखे गए थे, उत्तराखंड में है ना देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बताया था उस दिन। तो देहरादून जेल में जितने ए और बी कैटेगरी के रखे हुए जितने प्रिजनर्स थे, ये सबके लिए कॉमन सुविधा था कि सुबह में गेट खुलता था, फिर शाम को खुलता था, टहल के फिर लॉकअप में अपना आ जाना है, सारी सुविधा मिलती थी विद इन द कंपाउंड। लेकिन उस कैंपस के अंदर, परिसर के अंदर, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। सुन लीजिए, विद इन द कंपाउंड यानी परिसर के अंदर, उस कैंपस के अंदर, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन इस जेल के बाहर, ये मान लेते हैं जेल का सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, इस जेल के बाहर, एक वॉल के बाहर, देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। मतलब मान लेते हैं देहरादून जेल का बाउंड्री ये हुआ, इसके ठीक सामने एक और जेल था। हर समझ में? इधर मान लेते हैं रोड पास हुआ है, ऐसे रोड गया है, यहाँ पर जो देहरादून का जो मेन गेट है इस जेल का, यहाँ पर जो मेन गेट है या एंट्रेंस जो है, इसके ठीक इस साइड बाहर में एक और जेल था जो यूरोपियन लॉकअप के नाम से जाना जाता था। यूरोपियन लॉकअप ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हर समझ में? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस देहरादून सेल्स में रहते थे, तो उसके अपोजिट साइड में या उसके बाहर, कंपाउंड के बाहर कौन सा जेल था, उसका नाम क्या है? तो ऑब्जेक्टिव वर्ड बनेगा यूरोपियन लॉकअप। क्या बनेगा? यूरोपियन लॉकअप। तो ये समझ लेना है, यूरोपियन लॉकअप था, बता रहे हैं। एक नया बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग कैसा था? स्मॉल बिल्डिंग था, ये भी छोटा सा बिल्डिंग था, उसमें जेल बनाया गया था। लॉकअप, सॉरी, स्मॉल बिल्डिंग, BUILDING। क्लियर है? तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या बन रहा है? यूरोपियन लॉकअप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल्स। कह रहा है कि जो यूरोपियन लॉकअप था उसकी कोई चार दीवारी नहीं थी। दैट मीन्स केवल यह बिल्डिंग था, बाहर से कोई ऐसे बाउंड्री मारा हुआ नहीं था। वही कह रहा है कि चार दीवारी नहीं थी। चार दीवारी मतलब चारों तरफ से उसका बाउंड्री। एनक्लोजिंग वॉल मतलब क्या हो गया? चार दीवारी। लिख लीजिए मीनिंग, एनक्लोजिंग वॉल मतलब चार दीवारी। लिखी हो? ठीक, चार दीवारी या बाउंड्री नहीं था, सिंपल में बोलेंगे बाउंड्री नहीं था। किसमें? यूरोपियन लॉकअप में। लेकिन देहरादून वाला सेल में था कैंपस। अरे समझ में ना, दोनों में तुलना कर रहा है। यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर्स केप्ट हियर वेयर आल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। करेंगे यूरोपियन कन्विक्ट्स, इसमें जो कन्विक्ट्स रहते थे, कन्विक्ट्स मतलब क्या होता है? कैदी या दोषी या अपराधी। सिंपल में कन्विक्ट्स मतलब दोषी, अपराधी, अपराधी या दोषी, या सिंपल उसको बोलेंगे तो सिंपल भाषा में कैदी। क्लियर है? क्राइम किया है तो उसको अपराधी कहेंगे, उसके ऊपर किसी मैटर्स में दोष लगा है तो दोषी कहेंगे। देशद्रोह होता है ना, जैसे देशद्रोह का दोष लग जाता है तो उसको दोषी कह देंगे। अगर मर्डर किया है तो क्रिमिनल हो गया तो अपराधी कह देंगे, है ना। ये सिंपल एक कॉमन वर्ड है। जो जेल में गया उसको जेल कैदी कह देंगे, यानी प्रिजनर है।
तो वही कह रहा है कि इसमें यूरोपियन कन्विक्ट्स को रखा जाता था, यूरोपियन कैदी को रखा जाता था, एंड अदर्स केप्ट हियर, अन्य लोगों को भी, वेयर आल्सो अलाउड, उनको भी यही नियम था कि सुबह शाम गेट खोला जाता था, वो लोग भी मॉर्निंग वॉक करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पैराग्राफ 2 में हम लोग क्या देखें? पैराग्राफ 2 में हम लोग यही देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस सेल में रहते थे उसकी क्या हालात थी। इतना संकीर्ण था कि वो चलने के लायक, यानी वॉक भी इवन एक आदमी नहीं कर सकता है, यानी किचन से भी छोटा एरिया मान लेते हैं उसमें भी नहीं टहल सकते हैं। लेकिन सुबह शाम उनको मिला था जैसे अन्य कैदियों को मौका मिला था, लेकिन कह रहे हैं यह मेरे लिए प्रिविलेज नहीं था, ये मेरे लिए एक विशेष सुविधा नहीं थी। और ए कैटेगरी क्लास ए क्लास बी के जितने कैदी थे सबके लिए वो कॉमन था। क्लियर है। लेकिन देहरादून सेल के बाहर, यानी कि कंपाउंड के बाहर, कैंपस के बाहर, परिसर के बाहर एक और सामने में क्या था, यूरोपियन लॉकअप नाम का एक जेल था, जो छोटा सा बिल्डिंग में सेल बनाया गया था, लेकिन उसका कोई चारदीवारी नहीं थी। वहां के कैदियों में यूरोपियन कैदी को रखा जाता था और अन्य को, और जिनका भी उनको भी सेम हमारे ही जैसा नियम कानून था। सुबह शाम क्या करना है, वॉक करने के लिए लोग बाहर निकलते थे। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? चलिए पैराग्राफ नंबर 3 में अब आते हैं। P3 पैराग्राफ नंबर 3। Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views। कर कि जो ऊंची दीवारों के पीछे बहुत समय तक बंदी रहा हो, कन्फाइंड मतलब बंदी रहना, जेल में रहना, कन्फाइंड मीनिंग लिख लीजिएगा, बंदी रहना। क्या लिखेंगे आप मीनिंग? हाँ, सीमा बंद, यानी कि उस कैंपस के अंदर रखना, वही सिंपल में बोलेंगे तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बंदी। समझ में, कन्फाइंड। तो कह रहे कि ओनली अ प्रिजनर, वह कैदी, सुन लो, अब प्रिजनर एग्जांपल समझा रहा है कि एक कैदी जो जेल में, सेल में, या सिंपल जेल बोलेंगे, GAL, जेल में लंबे समय से वो कैदी बन के रहा हो, लंबे समय से वो पड़ा हो, यानी कि लिखा हुआ है फॉर लॉन्ग, लंबे समय से कैदी, यानी कई वर्षों से रह रहा हो, 4 साल 5 साल, यानी कि इनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के आने से पहले जो पुराने कैदी हैं उनको कह रहे हैं कि ओनली अ प्रिजनर who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walls। कह रहा है कि इस कैंपस के देहरादून सेल के बाहर निकलने का जो महत्वपूर्ण है चीज है, वो जो शुरू से ही कैदी बनकर है उनको पता होगा कि हमको आजाद किया रहा था, आजाद हमें कोई कर दे तो कितना अच्छी बात है। तो उसका वैल्यू कौन बता सकता है? जो उसमें कैदी पहले से रह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। वही लिखा है कि जो ऊंची दीवारों के पीछे बहुत समय तक बंदी रहा हो, यानी कन्फाइंड रहा हो, बाहर की सैर एवं खुले दृश्य के मानसिक मूल्य का केवल वही समझ सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? असाधारण। क्या हो सकता है? ये पहले ही पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, ठीक है। करके वही लोग केवल बता सकते हैं। अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना या बड़ाई करना, ठीक है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मानसिक या मनोवैज्ञानिक। मानसिक मूल्य को, बाहर की मानसिक मूल्य क्या है या बाहर आजाद होने की क्या वैल्यू है, यह केवल जो लंबे समय से कैदी उस जेल में, देहरादून सेल में है, वही लोग बता सकते हैं। क्लियर है ये 2 लाइन? आगे, एंड ओपन व्यू, भू दृश्य क्या है? या ओपन मतलब क्या होता है? ओपन, खुले जो दृश्य है। जैसे मान लो जेल में से कभी कभी मॉर्निंग वॉक निकलता होगा तो मेन गेटवा से ऐसे लोग झांकता है, अरे बाहर का हो रहा है, कैदी लोग बेचारा का बहुत मन में इच्छा होता होगा कि कहीं मेरा गार्जियन तो नहीं पार हो रहा है, कहीं मेरा बाल बच्चा यहाँ से नहीं पार हो रहा है, उसकी आंखें तरसती होगी, बेचारा इमोशन हो जाता था जब भी बाहर की दुनिया देखता होगा। लेकिन क्या कैदी का क्या है? दुनिया जी कर भी मरे हुए के समान जिंदगी जीना है। तो इससे भला है क्राइम ना करे, नहीं तो पुलिस क्या कर देगा? क्रिमिनल घोषित कर देगा। वही है। तो बाहर की दुनिया और यहाँ से बाहर होकर आजाद होने की जो मूल्य है, उन कैदियों से पूछो जो लंबे समय से जेल में बंदी बन के रहे हैं। क्लियर? आई लव दीज आउटिंग्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमको बाहर घूमना पसंद है। नहीं बोलते कि हम लोग आज आउटिंग्स पे जा रहे हैं,
जैसे मान लो वीकेंड पे छुट्टी होता है सैटरडे संडे पे, तो हम लोग क्या करते थे, गाड़ी एक बुक करते थे और हम लोग घूमने पिकनिक चल जाते थे, होता है ना। उसी तरह कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हमको बाहर घूमना बहुत पसंद है। आई लव्ड या आई लाइक्ड आउटिंग्स एंड आई डिडंट गिव देम अप when during the monsoon, when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of water, I would have welcomed the outing in any place, but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison. थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। लिखा है कि मैं बाहर के इस घूमने फिरने को बहुत महत्व देता हूँ या मैं पसंद करता हूँ। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, और मैं बाहर टहलना मानसून के मौसम में भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। हर समय में इनको टहलना बहुत पसंद है, बाहर घूमना बहुत पसंद है। क्यों न बरसात का दिन हो, मानसून इसी को ना बोलेंगे, वर्षा के दिन, रेनी सीजन में भी मैं टहलना पसंद करता हूँ। वेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टॉरेंट्स, और कभी कभी बरसात के मौसम में आंधी तूफान भी आ जाता है। टॉरेंट्स मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश, पूरा गरज रहा है, बरस रहा है, बर्फ गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं टॉरेंट। क्या बोलेंगे, टॉरेंट, मूसलाधार। क्या लिखिए आप, हाँ उसी को बोलते हैं। मूसलाधार वर्षा जो पड़ती है ना, उसको बोलेंगे, उस स्पीड को बोलते हैं टॉरेंट। तो कह रहे हैं कि इवन आंधी तूफान में भी मैं क्या करना हूँ, बरसात के मौसम में भी घूमना पसंद करता हूँ। आंधी की तूफान गरज रहा है, बरस रहा है, उसके बावजूद भी मैं टहलता हूँ। एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर, कभी कभी जेल में इतना पानी जम जाता था कि घुटना तक वो पानी चढ़ जाता था। एंकल डीप का मतलब क्या, मेरा घुटना डूब जाता था। जेल में कैंपस जो था वहाँ पानी इतना बरसात में जम जाता था कि मैं घुटना भर पानी में मतलब हेल कर वहाँ उसमें डूब कर मैं पार करके टहलने जाता था। क्लियर हो गया। तो एंकल डीप वाटर का मतलब पानी कहाँ तक आ गया, पैर की घुटना तक आ जाती थी बरसात के मौसम में। इसका हिंदी सुन लीजिए। लिखा है कि मैं बाहर के इस घूमने फिरने को बहुत महत्व देता हूँ। सिंपल, आई लव्ड आउटिंग्स। क्लियर। मानसून के आने पर भी मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ, यानी वॉकिंग करना छोड़ता नहीं हूँ, आउटिंग करना छोड़ता नहीं हूँ। जब वर्षा बहुत तेज पड़ती हो या मूसलाधार वर्षा पड़ती थी और मुझे टखनों तक यानी घुटनों तक गहरे पानी में चल कर जाना पड़ता था, मैं शहर का स्वागत किसी भी स्थान पर करता, परंतु समीप में ऊंचे पहाड़ों का दृश्य वहाँ एक अतिरिक्त आनंद था। सिंपल में देखो हम बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको बाहर घूमना पसंद है, आउटिंग्स। इवन यदि मानसून का भी दिन आ जाए, मानसून मौसम बरसात की, रेनी सीजन बोल सकते हैं समझने के लिए, रेनी सीजन, तब पर भी मैं आउटिंग करना छोड़ता नहीं था। हमको आउटिंग पसंद है। और यदि रेन बहुत तेज रेन हो रहा है, उसको बोलते हैं टॉरेंट के रूप में, एकदम आंधी के झोंका है, गरज रहा है, बरस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि जेल में क्या हो जाता था, पानी जम जाता था। कैसा पानी, एंकल डीप। क्या लिखा हुआ है, एंकल डीप वाटर। घुटने भर पानी में भी मैं डूब कर यानी उसमें अंदर जाकर उससे पार करके मैं बाहर आउटिंग्स करने जाता था। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग्स इन एनी प्लेस, मैं कहीं भी जाता था तो मुझको आउटिंग करना बहुत पसंद है। सैर सपाटा करना, आउटिंग्स का हिंदी क्या हो जाएगा, सैर सपाटा करना या घूमने जाना मुझे बहुत पसंद है। बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयज नियर बाई वॉज एडेड जॉय विच वेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरनेस ऑफ प्रिजन। लेकिन उस जेल के बगल में, सुन लो जी, उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून जो जेल है, असल में देहरादून जेल के जो वाल है, इसके अगल बगल जो एरिया है, यहाँ पर पहाड़ है, माउंटेन है। क्या है, माउंटेनियस व्यू है। अरे समझ में, माउंटेन है। वही करे कि इस दीवार के बाहर अगर हम लोग देखते हैं तो बाहर बहुत दूर पर क्या दिखाई देता है, हिमालय का पर्वत दिखाई देता है। और उसका टावरिंग मतलब इतना ऊंचा रहता है जिसको देखकर हम लोग का थकान दूर हो जाता है, यानी प्राकृतिक चीज को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। मान लो ये पहाड़ है तो इसके नीचे तो हरा भरा मैदान होगा ना जी, या झरना गिरते होंगे, जो कुछ यानी कि प्राकृतिक सीन, नेचुरल जो सीन होता है उसको देखकर कह रहा है कि हम लोग का थकान क्या हो जाती थी, दूर
हो जाती थी। वही कह रहा है कि बट द साइट ऑफ टावरिंग हिमालय, ऊंचे ऊंचे पर्वत का जो दृश्य हमको दिखाई दे रहा था, साइड मतलब व्यू होता है, नियर बाई जो देहरादून जेल के नजदीक में ही था, वाज एन एडेड, जो एक अलग से हमें आनंद मिलती थी। एडेड मतलब अलग से, उस पर ऐड करता था। हमको तो पसंद है तो घूमना, लेकिन उसके बाहर अगर हम देखते थे तो जो पहाड़ की श्रृंखला है उसको देखकर, वहां के दृश्य को देखकर हमको बहुत अच्छा आनंद मिलता था। विच वेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरीनेस ऑफ प्रिजन, जो जेल के बोझ से हमें दूर करता है। जब हम प्रकृति चीज को देखते थे तो हम लोग एकदम रिफ्रेश हो जाते थे, माइंड क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता था, हम लोग खुश हो जाते थे। आगे यहां तक समझ में? हिंदी सुन लो। परंतु समीप में यानी नजदीक में ऊंचे पहाड़ों का दृश्य, वहां एक अतिरिक्त आनंद था। उस दृश्य को देखकर एक अतिरिक्त हम लोग को आनंद मिलता था, जो बहुत हद तक जेल में मेरी निरसता को दूरी करने में सहायक था। यानी जेल में रहकर जो मेरा मन उदास हो जाता था, लोनलीनेस हो जाता था, या वेरीनेस मतलब थकावट होना, यही ना, या उदास होना जो रहती थी, हम इन प्राकृतिक चीजों को देखकर अपने आप को रिफ्रेश करता था, इंटरटेन करता था। आगे बढ़ूं। इट वॉज माई गुड फॉर्चून, यह मेरा भाग्य था, मेरा अच्छा सौभाग्य था कि, गुड फॉर्चून मतलब सौभाग्य, नहीं बोलता है कि इसका सौभाग्य, गुड लक, इंग्लिश में बोलते हैं ना जी, गुड लक या फॉर्चून, यानी कि सौभाग्य, इसको बोल सकते हैं लक, सौभाग्य, सौभाग्य। यह मेरा सौभाग्य था कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वाज क्वाइट अलोन, आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स दैट आई लव। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फेमस महापुरुष थे, एक फेमस मतलब बड़े हमारे नेता के रूप में थे। आज़ादी में इन लोग का भी भूमिका रहा है ना जी, अंग्रेजों से गुलामियों से छुटकारा दिलाने में। तो इनके लिए क्या होता था, जेल में भी पत्रकार लोग पहुंच जाते थे इंटरव्यू के लिए, कभी कभी साक्षात्कार लेने के लिए। और समझ में? इट वॉज माई गुड फॉर, मेरा यह सौभाग्य था कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से, वेन आई हैड नो इंटरव्यू, जब हमको कोई जानता नहीं आता था, इंटरव्यू लेने कोई प्रेस वाला नहीं आता था, एंड वेन फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीनों तक मैं अकेला रहता था, चुपचाप। क्वाइट अलोन मतलब शांतिपूर्वक अकेले रहना। क्वाइट अलोन में जब रहता था, आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स, और उस समय मैं आउटिंग पे निकलता था तो प्रकृति को घूर कर दिखता था। गेज मतलब क्या होता है, एकदम फोकस करके घूर कर दिखना, बताए हुए मीनिंग पहले। गेज मतलब क्या होता है, एक टकिए देखना, बिना पलक झपकाए देखना। और इन पहाड़ों को मैं देखता था जिनसे मैं प्रेम करता था, आई लव्ड, लिखा है जिनसे मैं प्रेम करता था या पसंद करता था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पैराग्राफ में देखे कि कीड़े मकोड़े जानवर से भी प्रेम करते थे, और दूसरा ये प्राकृतिक चीजों से भी प्रेम करते हैं। जैसे अच्छा दृश्य, पहाड़ों का जो पनोरमा है, पनोरमा हम पढ़ लिए 10th क्लास में, पनोरमा बुक खत्म। तो पनोरमा जो है वाइड व्यू है, उसको देखकर, पहाड़ों को देखकर, प्राकृतिक चीजों को देखकर, घाटियों को, वैलीज को देखकर इनको क्या होता था, बहुत खुशी मिलती है। क्लियर है? वही कर रहा है कि जब भी मेरे कोई इंटरव्यू नहीं रहता था, जब मैं अकेले उस जेल में बंद रहता था, जब भी मैं बाहर निकलता था, तो मैं इन देहरादून के बगल में जो पहाड़ों की श्रृंखला लगी हुई है, पहाड़ों का जो टावर खड़ा है, उसको देखकर मैं बहुत खुश होता था, चूंकि मैं इससे प्रेम करता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, मैं अपने जेल में से नहीं देख सकता था। जिस जेल मतलब उस कोठरी, जिस कोठरी में मान लो इसमें बंद है, अब बड़ा सा बाउंड्री है, तो यहाँ से दिखेगा पहाड़? नहीं दिखेगा, क्योंकि इन कैदी के ऊपर तो और बिल्डिंग होगा, यहाँ पर बंद होगा, यहाँ बरामदा होगा, तो इस खिड़की से अपने रूम से वो नहीं देख सकते थे, जिस रूम में वो कैदी, कोठरी से कैद थे। वही कह रहे कि आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, मैं अपने सेल से नहीं देख सकता था उन पहाड़ियों को, बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन मेरे माथा में वही खाली घूमता था पूरा दृश्य। और समझ में? जब भी मैं बाहर मॉर्निंग वॉक करने जाता था, इवनिंग वॉक करने जाता था, तो मैं भूदृश्यों को देखता था, प्राकृतिक चीजों को देखता था। भले मैं आकर शाम में उस कैद हो जाता था, लेकिन मेरे माइंड में वही सब सीन फ्लैश होते रहते थे। आगे, एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और उनकी नजदीकता से, नियरनेस मतलब क्या होता है, समीपता, किसी का क्लोज में आ जाना, क्लोज रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, नियरनेस। तो उन लोगों का नियरनेस में इतना लगाव हो गया प्राकृतिक चीजों से, उसके बारे में ही आई वॉज एवर कॉन्शियस, बहुत चेतनापूर्ण रहता था ना, सजग रहता था। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस, और हमारे और प्राकृतिक के बीचों में एक गुप्त रूप से एक संबंध बनने जा रहा था। इंटीमेसी मतलब क्या होता है, हाँ, आत्मीयता, क्लोज रिलेशनशिप बोलते हैं। एक जिसका शुद्ध हिंदी होगा, सॉरी अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन होगा क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, आत्मीयता या सहसंबंध, नजदीकता, नियरनेस, ठीक है।
तो ये पैराग्राफ में एक 4 लाइन का श्लोक टाइप का दिया है, इसको बोल सकते हैं उन्हीं के लिए रिटन ऑटोबायोग्राफी में होगा। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे। कह रहे हैं कि देखिए कैलेंडर वहाँ है, तो चिड़िया जो है, चिड़िया के जो फ्लॉक्स हैं, जो पंख है, बहुत ऊंचे ऊंचे आसमानों तक उड़ के जाती हैं, जाता है ना जी। वही लिखा है कि फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, अ सोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन वॉन्डरिंग ऑन। यानी कि चिड़िया इतना ऊपर पंख अपना फैलाकर ऊपर उड़ती है कि बड़े बड़े बादलों के ऊपर भी वो पार कर जाती है, ड्रिफ्ट अवे कर जाती है, और जिसको हम देखकर क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, वॉन्डरिंग ऑन। एंड आई सिट अलोन विथ चिंटिंग पीक, और मैं यहाँ जेल में चुपचाप बैठा हूँ, टावरिंग बियॉन्ड वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई। सुन लो, ये इसका जो है मैं बता देता हूँ। कारण कि पक्षियों के झुंड ऊंचे और दूर उड़ गए हैं। फ्लॉक्स, झुंड मतलब क्या होता है, जैसे भैंसों का झुंड, गाय का झुंड को हर्ष बोलते हैं ना, उसी तरह पक्षियों के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, पक्षियों का झुंड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों के झुंड को फ्लॉक बोला जाता है। तो पक्षियों के झुंड कह रहा है कि पक्षियों का झुंड ऊंचे ऊंचे आसमानों तक उड़ गए हैं, और एक बादलों की अकेली कतार में घूमते हुए दूर चली गई है। और ऊपर में जब हम देख रहे हैं तो पक्षियों के झुंड आसमान में उड़े हुए हैं, और बादल भी आसमान में क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, जिसको चिड़िया भी पार कर जाती है। यहां तक क्लियर है। और मैं अकेला बैठा हूं, और परे चिंटिंग चोट खड़ी है, और हम एक दूसरे से कभी तंग नहीं आते, पहाड़ और मैं। ठीक है, सुनो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। सिंपल में चिड़ियों का ये समूह है, उड़ रहा है, बादल है, क्लाउड्स है ना, चिड़ियों का समूह ऐसे ऐसे उड़ रहा है, चिड़िया है सब उड़ रहा है, आसमान में उड़ गया चिड़िया, उड़ा दिया हम। तो बर्ड्स जो है हाई, बहुत ऊंचा, इस पृथ्वी से, अर्थ से बहुत ऊंचा लोग उड़ रहे हैं। अ सोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड, बादलों की अकेली कतार, मतलब लाइन से बादल कैसे देखते हैं कि हवा बहता है तो धीरे धीरे जाता है, हमको लगता है कि चंदा मामा चल रहे हैं, चंदा मामा नहीं चलते हैं। हवा से बादल इधर भागता है तो लगता है कि चंदा मामा आगे पीछे हो रहे हैं, रात में होता है ना जी, देखते हैं। तो एक ड्रिफ्ट ऑफ, यानी कि ड्रिफ्ट, कतार, कतार, बादलों का कतार, ऐसे बादल भी क्या कर रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं। बादलों का कतार भी घूमते हुए दूर चली जा रही है। हैज गॉन ऑन, लॉन्ग ऑन, हैज गॉन वॉन्डरिंग ऑन, मतलब इतना अचंभित रूप से हम अचंभित हो जा रहे हैं। एंड आई सीट अलोन विथ चिंटिंग पिक, इसमें वर्ड दिया है, देखिए मैं बता देता हूँ। चिंटिंग पिक क्या क्या लिखिए आप, चिंटिक, चिंटिक पिक मीन्स चिंटिंग पिक, ठीक है। हाँ, और मैं इस जेल में चुपचाप बैठा हूँ, टावरिंग बियॉन्ड, उस पहाड़ के पीछे, एंड वी नेवर गो टायर्ड ऑफ ईच अदर एंड द माउंटेन एंड, और हम और पहाड़ के बीच कभी हम लोग थकते नहीं है। हम जाते हैं तो हम पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ हमको देखता है, वही खड़े होकर। हम लोग का क्लोज रिलेशनशिप है, नियरनेस से हम थकते नहीं है, यानी सिंपल हम प्राकृतिक चीज़ों से प्रेम करते हैं। प्राकृतिक में जितने अंदर आप डूबिएगा उतना आपको और नज़दीकता बढ़ेगी, इंटीमेसी बढ़ेगी, क्लोज रिलेशनशिप क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में चले। इसमें एक वर्ड है, इसको कल हम बता देंगे, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। चिंटिंग पिक क्या है, इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, कल हम आपको बताएंगे। चिंटिंग पिक, आगे बढ़ा जाए, चलिए पैराग्राफ नंबर 5। पेज नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5, बोथ आर सेम। हाँ, 4, पैराग्राफ 4, ठीक। आई एम अफ्रेड ऑफ, आई कैन नॉट से विद द पोएट ली टाइपो, एक चाइनीज पोएट है, इनका नाम है कविता, लिखने वाले कवि जो है उनका नाम है ली टाइपो, एक व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, ली टाइपो। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट से विद द पोएट ली टाइपो
that I never grew weary even of the mountain। कह रहा है कि मैं ये भयभीत खाता हूँ, मैं कभी ली ताइपो की भांति मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं कभी तंग ना आता था। I am afraid I cannot say with the poet ली ताइपो that I never grew weary even of the mountain। कह रहा है कि मैं इनके तरह नहीं कह सकता हूँ कि मैं पहाड़ों से तंग आ जाता था, मैं कभी तंग आता नहीं था। प्राकृतिक चीजों को देखकर मुझे और आनंद मिलती थी, एडेड जॉय मिलता था। आई नेवर ग्रीव वियरी, ग्रीव वियरी मतलब क्या, थकना, वियरी मतलब थकना, ये तंग हो जाना, परेशान हो जाना। बट दैट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन यह मेरे लिए एक दुर्लभ अनुभव था। रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ। रेयर मतलब कभी कभी वो घटना घटी है, कभी कभी होता है, जैसे 29 कभी कभी आता है, लीप ईयर में आता है ना जी, तो रेयर चीज है, 4 साल पे 5 साल पे आता है, तो रेयर। तो उसी तरह दुर्लभ बातें हैं। दैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस एंड एज अ रूल आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। एक वर्ड दिया है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, अच्छा लिखिए, सामीप्य, नजदीकता, वही सा मी अदा प य, नोट डाउन करिए इसको। तो मैं पहाड़ों से इनके जैसा कभी लीताइपो जैसा मैं कभी तंग नहीं आता था। बट वाज अ रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन यह मेरे लिए एक दुर्लभ और एक अनोखा अनुभव था, और मुझे उसके सामीप्य में बड़ी शांति मिलती थी। असल में एज ए रूल आई फाउंड अ ग्रेट कंफर्ट। कंफर्ट मतलब शांति, कंफर्ट मतलब क्या होता है, लिख दीजिए पीस, पीस शांति, PEAC, पीस मतलब शांति। कंफर्ट, हमको बहुत शांति मिलता था, कंफर्ट मिलता था। किसके समीप, जब मैं प्राकृतिक चीजों के समीप पहाड़ों के नजदीक जाता था तो मुझे एक आत्मिक शांति मिलती थी। इट्स सोलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। कह रहा है कि इन लोगों का जो सोलिडिटी है, सोलिडिटी मतलब क्या होता है, ठोसपन। सोलिडिटी मतलब सॉलिड वस्तु पढ़िए ना जी, सॉलिड, तो सोलिडिटी मतलब ठोसपन, सोलिडिटी ठोसपन, ठीक है। तो इनका ठोसपन और शांत दृष्टि, ठीक है, दो चीज कह रहा है कि इट्स सोलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। कह रहा है कि हमको ऐसे लोग देता था कि जैसे कई वर्षों का बुद्धिमत्ता के साथ वो हमारे पास क्या करता था, देखता था। मुझे लाखों वर्षों की बुद्धिमत्ता के लिए क्या करता था, निहारती थी। कौन, इट्स सोलिडिटी, इसका जो ठोसपन है और शांत वहां रहना, मुझे कई वर्षों की बुद्धि से मैं क्या हो जाता था, भर जाता था। यही कह रहा है कि इट्स सोलिडिटी यानी इसका ठोसपन, और काम डाउन, काम डाउन मतलब क्या होना, शांत होना। अरे समझ में, काम लुक्ड डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स, कई वर्षों की बुद्धि के साथ शांतिपूर्वक देखता था। एंड मॉक्ड एट माय वेरिंग मूड्स एंड सूद माय फीवर माइंड, और मेरी बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी और मेरे परेशान मन को क्या करती थी, शांत करती थी। ये बात किससे हो रहा है, पहाड़ से बात कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि पहाड़ जो अकेला एकदम ठोसपन एकदम दृढ़ रूप से खड़ा था, वो हमारे ऊपर शांतिपूर्वक ऐसे देखता था जैसे मान लो कि उसके कई वर्षों की बुद्धि उसके पास, वो ऐसे शांतिपूर्वक देखता था। और मॉक, मॉक मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, मेक फन, मॉक मतलब क्या होता है, मेक फन, मजाक उड़ाना। और हमसे हमारा मजाक उड़ाता था हमारे बदलते मूडों पर, हमारे बदलते मानसिक स्थितियों पर। एंड सुध माई फीवर्ड माइंड, और हमें मन को क्या करता था, शांति करता था। सुध मतलब क्या होता है, शांत करना, सुध मतलब शांत करना, क्लियर है। सुध मतलब क्या होता है, शांत करना। माई फीवर्ड माइंड मतलब क्या होता है, फीवर्ड माइंड मतलब परेशान मन, फीवर्ड माइंड मतलब क्या हो जाएगा, परेशान मन। फीवर माइंड मतलब परेशान मन, दिमाग नहीं, मन बोलेंगे, परेशान मन, क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या देखे, पैराग्राफ नंबर 4 में यही देखे, कह रहे हैं कि मैं एक कवि है, लीताइपो की तरह मैं परेशान होता नहीं था। इवन ऑफ द माउंटेन, इवन मैं पहाड़ों से भी नहीं। यह मेरा एक अनोखा अनुभव है
कि जब मैं इनके पास जाता था, इनके नज़दीक में जाता था, प्रोक्सिमिटी इंटीमेसी होती थी, तो ये भले ही इस सोलिडिटी, इसका ठोसपन और इसका हमें शांत करने का जो तरीका था, ऐसा लगता था कि इसके पास लाखों वर्षों का क्या बुद्धिमत्ता हो, विजडम हो, ज्ञान हो, और हमारा कभी कभी मजाक उड़ाता था। हमारे बदलते मूडों को, वेरी मूड्स मतलब क्या होता है, बदलते हुए मूड, मन का स्थिति, मानसिक स्थिति, एंड सुध माई फीवर्ड मन, और मेरा जो अंदर परेशान या उदास मन रहता था उसको वो संतावना देता था या शांति करता था। यानी पहाड़ों को देखो, प्रकृति को देखकर हमको आनंद मिलती थी, यही ना, वो इनडायरेक्टली यानी सिंपल बता रहे हैं कि माउंटेन और हमारे बीच जो संबंध था उससे हमें क्या फायदा होता था। क्लियर हो गया? तो अगर पूछ देगा कि माउंटेन से क्या होता था, तो दो चीज लिखेंगे। नंबर वन कि उससे क्या होता था, उसको शांति मिलती थी, और दूसरा खुशी मिलती थी। मन को, परेशान मन को शांति मिलती थी। जो जेल में रहते रहते उदास हो गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बाहर जब घूमने जाते थे, दृश्य को देखते थे, प्राकृतिक चीजों को देखते थे, तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 में, पेज नंबर 5 में ऊपर देखे कि एडेड जॉय था, उनके लिए एक अतिरिक्त खुशी होती थी। और दूसरा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उनके मन को शांति मिलती थी, यानी परेशान मन, जो वियर्नीनेस था, फैटिक्स था, वो सब क्या हो जाता था, उनको पीस मिलता था, शांति मिलती थी। उनके लिए कंफर्ट था। क्या था? कंफर्ट था, एक सुविधाजनक बातें थी। पैराग्राफ नंबर 5 में मूव करें। चलिए 5, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। स्प्रिंग सीजन मतलब कौन सा सीजन? बसंत ऋतु। ठीक, तो कह रहा है कि अब स्प्रिंग सीजन आ गया। हम बात कर रहे थे रेनी सीजन के बाद कौन सीजन आया? स्प्रिंग, बसंत ऋतु। ठीक, स्प्रिंग वॉज वेरी प्रेजेंट इन देहरादून। जब देहरादून में आज भी आप जाइएगा तो वहाँ बसंत ऋतु में जो माहौल होता है, वातावरण बहुत आनंदमयी और प्लेजरफुल होता है, प्लेजरेबल होता है। उसको बोलेंगे प्लेजरेबल, मतलब आनंदमयी, है ना। तो कह रहा है कि स्प्रिंग वॉज वेरी प्रेजेंट इन देहरादून। देहरादून में जो बसंत ऋतु है, जो वहाँ का मौसम है, बहुत अच्छा रहता है। एंड इट वॉज अ फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। तो यहाँ का बसंत ऋतु बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे देहरादून में और भी एरिया होंगे, प्लेन एरिया, असम में प्लेन एरिया मतलब देहात एरिया, रूरल एरिया, जहाँ प्लेन केवल आबादी ही केवल, मतलब केवल खेते खेत केवल दिखाई देता हो। तो प्लेन एरिया से ज्यादा देहरादून में ये वाला मौसम लंबे समय तक रहता था। असम में बसंत ऋतु का प्रभाव लंबे समय तक। वही कहेंगे स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। देहरादून में बहुत अच्छा, आनंदमय, प्लीजेंट मतलब क्या होता है? आनंददायक और था। क्या था? यहाँ का मौसम आनंददायक था देहरादून का। एंड इट वॉज फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। अगर वहाँ के बगल के घाटियों को देखेंगे, जो नीचे थे घाटियों में, वहाँ के मौसम से यहाँ के मौसम में अच्छा आनंद मिलता था। क्लियर है? हिंदी सुन लीजिए कि देहरादून में बसंत बहुत मनमोहक थी। मनमोहक मतलब प्लीजेंट, आनंददायक थी, और वह नीचे मैदानों की अपेक्षा चिर अस्थायी था। क्या था? चिर अस्थायी था, यानी लॉन्गर था। आगे, द विंटर हैड डिनडेड ऑलमोस्ट ऑल ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। जब विंटर आते थे, विंटर मतलब कौन सीजन? शीत ऋतु, यही ना। अभी जो गुजरा, हम लोग का गुजरा है, या अभी भी इसका थोड़ा बहुत जनवरी में ठंडा लग रहा है। तो कह रहा है कि जब शीत ऋतु आया, शीत ऋतु, 3 ऋतु का हम बात कर लिए उस जेल में। इसके पहले कौन सा देखे हम लोग? मानसून या रेनी सीजन, यही ना देखे हम, रेनी सीजन। तो हाँ, विंटर। तो शीत ऋतु में क्या है? कह रहा है कि द विंटर है डिनडेड ऑलमोस्ट ऑल ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। डिनडेड मींस क्या होता है, बताइए? डिनडेड मतलब जैसे जब आता है तो पेड़ के पत्ते क्या होने लगते हैं? झड़ जाते हैं। डिनडेड में पेड़ के पत्ते टूट के गिरना। मीनिंग दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसका निकालेंगे, पेज नंबर लास्ट में दिया होगा, ग्लोसरी एंड नोट्स में देखेंगे तो दिया हुआ है। मिला आपको? डिनडेड मतलब स्ट्रिप्ड करना है। डिनडेड मीन्स न्यूडेड भी पढ़ सकते हैं इसको। न्यूडेड मतलब स्ट्रिप्ड। सिंपल में पतझड़ का दिन देखे हो, जब पतझड़ होता है तो सब पत्ते झड़ कर क्या हो जाता है? नीचे गिर जाते हैं। उसी तरह कर कि जब वहां देहरादून में विंटर का सीजन आता था तो पत्ते, पेड़ों के पत्ते गिर जाते थे, नीचे क्या हो जाते थे? डिन्यूडेड मतलब स्ट्रिप्ट हो जाते थे, टूट टूट कर नीचे गिर जाते थे, यही ना। डिन्यूडेड मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्ट। इसको लिख दो पत्र विहीन होना। पत्र विहीन होना।
डीनेबल्ड मतलब होता है। तो शीत ने लगभग सभी पेड़ों को पत्र विहीन कर दिया था, यानी कि बिना पत्ते के हो चुके थे। एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, और पेड़ कैसे खड़े थे, मान लो ये पेड़ है और पेड़ में जो ये पत्ते लगे हुए हैं, ये पेड़ क्या के पत्ते क्या होते थे, यहाँ से कट के विंटर सीजन में गिर के जमीन पे आ जाते थे, और ऐसा लगता था कि मानो ये पेड़ क्या हो, नंगा खड़ा हो। कैसा हो, बेयर। बेयर मतलब क्या होता है, नंगा। बेयर मतलब क्या होता है, नंगा खड़ा हो, वही लिखा है। हाँ, एंड दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर, इसके लिए वर्ड है नेक्ड, नेक्ड एंड बेयर मतलब नंगा, वही होता है, ठीक है। हाँ, वे खाली नंगे खड़े थे, किनको कह रहा है, पेड़ों को। अरे समझ में, आगे बढ़े, सुनिए आगे, फिर से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून, देहरादून में बसंत ऋतु बहुत आनंदमयी मनमोहक होता है। किनके अपेक्षा, प्लेन वाले एरिया के अपेक्षा, देहरादून में जहाँ रहते थे वहां का बात कर रहे हैं, या उत्तराखंड के अन्य भागों की अपेक्षा देहरादून का मौसम अच्छा रहता है। दूसरा, जब शीत ऋतु आती है तब पेड़ों के पत्ते वहां क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। आगे, और पेड़ को देखते हैं तो लगता है कि जैसे पेड़ नंगा खड़ा हो, इसका कोई वस्त्र ऊपर में ना है। आगे बढ़े। इवन फॉर मैग्निफिसेंट पीपुल ट्रीज, और उस जेल में बड़े बड़े, देखा होगा चबूतरा ऐसे बनाया जाता है, कैदी लोग बैठे होंगे मूवी में, और बड़ा बड़ा पेड़ रहता है ना, ऐसे ऐसे पूरा बड़ा बड़ा, ऐसे ऐसे पूरा बड़ा। तो वहां पर करेंगे बड़े मैग्निफिसेंट मतलब बड़े बड़े, मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत विशाल पुराने जेल में। जैसे मान लो यहाँ तो नहीं विशाल पेड़ है, मतलब कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे गांव में बहुत बरगद का पेड़ बहुत बड़ा रहता है, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा रहता है, जिसपे चिड़िया का नेस्ट घोंसला बना रहता है। एक ढेला मारोगे तो लाखों चिड़िया लग रहा है कि वहां से उड़ती है ना। तो वही कह रहा है कि बड़े बड़े पेड़ थे। कितने पेड़, 4। जेल के अंदर कितने पेड़ थे, 4 बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके नीचे शायद प्लेटफॉर्म बनाया गया हो। प्लेटफॉर्म बना रहता है ना जी, बैठने के लिए चबूतरा बना रहता है ना, वही कह रहा है कि इवन फॉर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज बीच, सॉरी पीपल का पेड़ कर रहा है। 4 कितने बड़े बड़े विशाल 4 पीपल के पेड़ थे, बीच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, और चारों जेल गेट, जो मेन गेट है, मान लेते हैं जेल है, जो मेन गेट है, इसके गेट के बाहर कितने पेड़, 4 पीपल के पेड़, बड़े बड़े विशाल पेड़ थे। क्लियर हो गया। मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप नियरली ऑल देयर लिव्स, और मैं यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि चारों इतने बड़े विशाल पेड़ों को, वो भी शीत ऋतु में, पत्ता कैसे गिर गया। क्यों पत्ते गिर गए शीत ऋतु में, पत्ता तो पतझड़ में गिरना चाहिए ना, लेकिन वहां का अलग प्रकृति का अपना पर्यावरण कुछ होगा गुण, वहां विंटर में भी पत्ते नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है। तो कह रहा है कि मैं जेल के बाहर जो बड़े बड़े पीपल के विशाल पेड़ थे, उसको देखने के बाद भी मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इसके पत्ते कैसे सब झड़ गए। आगे बढ़ूं, आगे लिखा है गॉन्ट, एक वर्ड मीनिंग है GAUNT, इसका देखेंगे वर्ड मीनिंग क्या लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है सब, ग्लोसरियन समरी में जाएंगे तो बुक में सब मिलेगा। बोलिए, पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। फ्री, पतला, ठीक है, लिखिए, पढ़ेंगे तो सेंस पता चलेगा। लिखा हुआ है, हाँ, दुबले पतला, उसको क्या होता है हिंदी, दुबला पतला व्यक्ति को बोल सकते हैं, ठीक है, दुबला पतला। तो कह रहा है कि गॉड एंड चेयरलेस दे स्टूड देयर, गेट के बाहर जो पेड़ थे वो एकदम दुबले पतले, सूख के पत्ते झड़ के क्या हो गए, अकेले वहां खड़े थे, और ऐसे लग रहे थे कि वह क्या हो चुके हैं, दुबले पतले, और चेयरलेस दे स्टूड देयर। चेयरलेस मतलब क्या, कोई खुशी नहीं थी, कोई उसमें ताजा तरोजी नहीं था, यानी पेड़ सूख चुके थे। चेयरलेस मतलब क्या होता है, पेड़ सूख चुके थे, चेयरलेस मतलब कोई खुशी नहीं थी। वही कह रहा है, आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 4 शानदार पीपल के पेड़ जो जेल के गेट के सामने खड़े थे, और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने लगभग अपने सभी पत्ते गिरा दिए थे। वे तब तक दुबले पतले उदास खड़े थे। कैसे थे, चीयरलेस मतलब क्या होता है, उदास, सैडनेस। अगर हम बोले चीयर मतलब देखो, लेट्स चीयर, देखियो कि मूवी में जब सब पीता है, चाहे खुशी मनाता है, कोक पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ग्लास टकरा के कहता है लेट्स चीयर, चलो हम लोग खुशी मनाते हैं। तो जब चीयर में लेस लगा देता क्या, खुशी विहीन, यानी कि उदास, सैडनेस। क्या हो जाएगा मीनिंग, सैडनेस, ठीक है, सैडनेस। चीयरलेस मतलब
उदास था। तो पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे और उन चारों पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुबले पतले हो चुके हैं, गौंट हो चुके हैं, और यह क्या है, उदास खड़े हैं। क्या है, उदास खड़े हैं। लास्ट 2 लाइन से इसको देख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो पूछिएगा आप लोग। Till the spring air warmed them up again and sent a message of life to their innermost cell. जब तक से बसंत ऋतु नहीं आती थी तब तक से करेगी टिल द स्प्रिंग एयर वार्म्ड, जब बसंत ऋतु की हवाएं बहती थी तब तक ये लोग वैसे ही पतले दुबले रहते थे, पतझड़ जैसा रहता था। और जब बसंत ऋतु आता था तो इनको मैसेज भेजता था, जैसे जीवन का मैसेज जा रहा हो हवा के थ्रू और इनके कोशिकाओं में समा गया, इनर मोस्ट कोशिका। और समझ में, सेल्स मतलब क्या होता है, कोशिका। पेड़ में भी तो होता है ना सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भी होता है पेड़ में, पढ़े होंगे बायो में 10th में। तो इन जब स्प्रिंग सीजन आती थी तो फिर उनके ऐसे गर्म गर्म हवाएं चलती थी और उसके जो वार्म थे उससे लगता था कि इनके अंदर फिर से जान आ गई हो। किस ऋतु में, बसंत ऋतु में। आगे, सडनली अचानक देयर वाज अ स्टीर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज। अचानक क्या हुआ कि हिलने लगा, और पेड़ क्या होने लगे, अचानक हिलने लगे। चारों पेड़ में अचानक भूकंप आ गया, हिलने लगे। स्टीर मतलब क्या होता है, हिलना, STIR, स्टीर मतलब आंधी तूफान आ गया। अचानक वो चारों पेड़ हिलने लगे। सडनली देयर वाज अ स्टीर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज, सब पेड़ों में, जितने जेल के बाहर है, जेल के अंदर जितने पेड़ थे सब में अचानक भूकंप आ गया, हिलने लगे। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज अ सीक्रेट ऑफ ऑपरेशन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। और लग रहा था कि उस सीन भूदृश्य के पीछे इतना आंधी तूफान एक दिन अचानक तेज उठा, ऐसा लगा कि कुछ सीक्रेट चीज होने वाला है, कुछ ऐसा लगा कि घटना ले। पूरी जेल के पेड़ एकदम हिलने लगे, बाहर का विशाल जो पेड़ थे उसमें भी एकदम उतना मजबूत होने के बावजूद भी हिलने लगा। आगे, आई वुड बी स्टार्टलेड टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम। और जब आंधी तूफान आया तो मैं देखा कि धीरे धीरे उसमें से हरा भरा पत्ता निकलने लगे। जब बसंत ऋतु आया, आंधी तूफान एक दिन आया तो देखे उसमें से छोटा छोटा एकदम सुंदर, एकदम कोमल पत्ता, कितना होता है फूल का ताजा पत्ता, एकदम कोमल पत्ता उसमें से उभरने लगे, निकलने लगे। वही लिखा है कि आई वुड बी स्टारलेड। स्टारलेड मीन्स क्या होता है, लिखिए, आश्चर्य होना। स्टारलेड मतलब सरप्राइज। 11 नंबर, स्टारलेड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड। तीसरा मीनिंग हो जाएगा वंडर्ड, ईडी लगा देंगे। आश्चर्यचकित हो गया कि जो जोर की आंधी आई और ऐसा लग रहा था कोई मिशन, एक सीक्रेट मिशन पे आंधी तूफान आया, और सही में मैंने देखा, इस देख को आश्चर्यचकित हो गया कि सूखे हुए पेड़ों में छोटे छोटे हरा भरा पत्ते निकलने लगे, खिलने लगे। और समझ में आगे, पीपिंग आउट मतलब झांकना। पीपिंग आउट मतलब क्या होता है, झांकना। उस पेड़ों के में से ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे पत्ते हमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। पीपिंग आउट, ठीक है, झांकना होता है। पीपिंग आउट मतलब लुक आउट, सिंपल में इंग्लिश लिख देंगे 12 में। पीपिंग आउट मतलब लुक आउट, बाहर झांकना। पीपिंग आउट मतलब लुक आउट। ऐसे लग रहा था, आंधी तूफान आया और उस दिन लग रहा था कि पेड़ों में से पत्ते झांक रहे हो। पीपिंग आउट द सीन्स, और बाहर के सीनों को देख रहा हो। ये एक रहस्यमय माहौल उस समय बन गया था, अचानक आंधी तूफान आया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। इट वॉज अ गे एंड चीयरिंग साइट। गे मतलब क्या होता है, लिखिए, गे एंड चीयरिंग मतलब प्रसन्नता। गे एंड चीयरिंग एक साथ लिखेंगे, फ्रेज टाइप का है। यह एक बहुत प्रसन्न वाली सीन था। गे एंड चीयरिंग मतलब प्रसन्न, हैप्पीनेस, प्रसन्न, ठीक है। गे एंड चीयरिंग, यह जो सीन था गे एंड चीयरिंग, कौन था, कौन सा सीन, कि अचानक आंधी तूफान आया और पत्तों पे सूखे हुए जो पेड़ थे अचानक उसमें पत्ते क्या होने, पीप आउट करने लगे, दिखने लगे। और ऐसे लग रहा था कि मानो कुछ इसमें सीक्रेट मिशन पे आंधी तूफान आया था और बाहर झांक रहे थे। और इसको देखकर जो वहां भूदृश्य जो माहौल बना था, बहुत खुशी और प्रसन्न वाला माहौल था। इसलिए कह रहा है कि इट वॉज अ गे एंड शेयरिंग साइड, ये खुशी वाला दृश्य था। एंड देन, और तब क्या हुआ भैया, वेरी रैपिडली, रैपिडली मतलब फास्टली, मीनिंग लिखवाया है सब हम,
वेरी रैपिडली मतलब फास्टली, बहुत तेजी से, तीव्रता से, द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस, और लाखों में, असल में 1 मिलियन स्क्वायर 10 लाख होता है ना, तो लाखों की संख्याओं में सारे पत्तों में, जेल के पेड़ों में और बाहर जो विशाल 4 गो पेड़ थे, मैग्निफिसेंट पीपल के पेड़ थे, उस सब में लाखों पत्ते उभर गए। लाखों पत्ते उस सीजन में क्या हो गए? उभर गए, बाहर आ गए। एंड ग्लिसन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट, एंड ग्लिसन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज, और पत्ते सनलाइट से, प्रकाश के पत्ते से क्या हो रहे थे? चमक रहे थे। ग्लिसन मतलब क्या होता है? चमक रहे थे। क्या हो रहे थे? चमक रहे थे। लिख दिया मीनिंग यहाँ पर, GLISTEN, ग्लिसन। ग्लिसन मतलब क्या होता है? चमकना। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रिज, ब्रिज मतलब हवा बह रहा, हवा के झोंकों को क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ना है। समुद्र की तरफ से जब हवा उठती है तो कैसा होता है? फिर इधर गर्मी के दिन में इधर से उधर समुद्र की तरफ हवा जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ती घटती है। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ, और ये कितना मनोहरम और आश्चर्यजनक बात है कि कली से पत्ता में बदल गया। हर समझ में? तो पेज नंबर 6 पे होमवर्क में बना कर लाइएगा। क्वेश्चन आंसर दिया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर है, उसको बना के आइएगा। नहीं आएगा तो कल हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, कल मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 में। बड़ा चैप्टर है, चलेगा 3-4 दिन क्लास। ठीक है, थैंक यू।